नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम वकील साहब में मैं हिना जुबैर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, कई बार कानून हमें बहुत पेचीदा नज़र आता है, बहुत मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि अक्सर व बेशतर हमें इसकी बारीकियाँ नहीं पता होती। तो इसीलिए हम एक बार फिर से हाजिर खिदमत हैं अपनी खुसूसी पेशकश वकील साहब लेकर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक लीगल एक्सपर्ट और सीनियर एडवोकेट, जिनसे आप अपने सवाल कर सकते हैं। आप अपनी जो आपकी कानूनी मुश्किलें हैं उनके ताल्लुक से मशवरे ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने करीब के जो भी आपके वकील हों आप उनसे फिर राब्ता कर सकते हैं। यहाँ हम आपको कानूनी मशवरा दे सकते हैं। इसके लिए हमारे कुछ खास नंबर हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी बार बार ये दरख्वास्त है कि अपने टीवी का वॉल्यूम आप बंद रखिए, ताकि आपकी बात जो है हम तक और वकील साहब तक पहुंच जाए, आपको आपका जवाब भी मिल जाए। तो चलिए अब हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट अतहर आलम साहब। अतहर आलम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे प्रोग्राम वकील साहब में। शुक्रिया आपका है ना साहब। तो चलिए नाज़रीन, हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और वकील साहब से सबसे पहले हम यही जानेंगे, बहुत ही बेसिक सी बात हम वकील साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आईपीसी और आरपीसी में क्या है आखिर ये? देखिए, कानून जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बहुत इजी नहीं कहेंगे इसको। कानून में और हर चीज जो है किसी प्रोसीजर के थ्रू गाइड होती है। जैसे आईपीसी का मतलब इंडियन पैनल कोड है, आईपीसी का मतलब यानी पैनल प्रोविजंस इसके तहत दिए गए हैं कि किस मुकदमे में किस सेक्शन में क्या म्याद होगी, क्या ऑफेंस होगा, पिटी ऑफेंसेस है, ग्रीवस ऑफेंस है, सिंपल इम्प्रिजमेंट है, इससे मुतालिक सारी चीजें डिफाइंड है। सजा होगी तो कितने साल की सजा होगी, 3 साल के ऊपर की सजा है या 3 साल से कम की सजा है। तो आप जब इंडियन पैनल कोड का मुताला करेंगे किसी भी कानून में, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो 3-4 है जो प्रोसीजर है। जैसे CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें एक तरीका बताया गया है कि आप किस तरीके से कोर्ट में जो मुख्तलिफ तरीके से पिटीशन, एप्लीकेशन, वो सारी चीजें डालते हैं। तो एक प्रोसीजर है, गाइडेड प्रिंसिपल है, जिसके तहत आपको उस प्रोसीजर को फॉलो करना है और उस प्रोसीजर के तहत ही आप कोई ना कोई एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जैसे मुख्तसरन तौर पे आपको अगर एक कंप्लेंट डालनी है जी कोर्ट के अंदर, तो उसके अंदर एक प्रोसीजर डिफाइंड है कि आपको 156(3) के अंदर कंप्लेंट, क्रिमिनल कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने फाइल कर सकते हैं। उसके लिए जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है 154(3) के सीनियर ऑफिसर डीसीपी और एसीपी और एसएसपी के तहत आपको पहले कंप्लेन देनी पड़ेगी। अगर आपने कोई कंप्लेन अपने थाने में दिया है, उसमें कोई मजीद कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आप उसकी कंप्लेन आप हायर ऑफिसर्स को कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर कोई मसले का हल नहीं हुआ तो फिर आपको अख्तियार है कि आप मजिस्ट्रेट के सामने, सीजीएम के सामने में, या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हैं तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने एक रिटन कंप्लेंट की शक्ल में 156(3) का प्रोविजन, उसके अंदर आप 200 के साथ अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर डिफाइंड है जिसके तहत आप हर चीज बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं जी। और क्योंकि लगातार हमसे हमारे नाज़रीन यही बात पूछ रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें नाम उन्हें पता है लेकिन उसका फ़र्क नहीं जानते। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे पहले कॉलर से। हेलो जी। हेलो, हाँ साहब, मैं अजमेर से बोल रहा हूँ, अब्दुल अजीज जी। तो हमारी एक हवेली है और उसके अंदर हम उसको बेचना चाहते हैं। तो 4 भाई 2 बहनें हैं, तो उसमें से कोई राजी होता है, कभी कोई नहीं राजी होता है, और सबका अपना अपना एक मंजिल बनी हुई है। तो मैं बेचना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह से बेचूं जी अपना हिस्सा? जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब, एक हवेली है, 4 भाई 2 बहनें हैं, तो किस तरह से ये साहब अपना हिस्सा जो है ये बेचना चाहते हैं, तो क्या इसमें प्रोसीजर होगा? देखिए, जब प्रॉपर्टी चूंकि हवेली है तो जाहिर सी बात है यह खानदानी प्रॉपर्टी होगी। उसमें जो इनका हिस्सा है ये अपने हिस्से के तौर पे अगर कोई भाई या बहनें राजी नहीं है तो बेहतर है कि उनसे वो बैठ के एक फैमिली सेटलमेंट कर लें और जो कीमत मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो इनका का कॉस्ट बनता है या जो अमाउंट बनता है वो पैसे ले लें। बेचने से अच्छा बेहतर रहेगा कि वो पैसे भी इनके काम आ जाएंगे और
कानूनी तरीके से जाएंगे तो फिर जो इनका हिस्सा बनता है उस हवेली के हिसाब से, तो कोर्ट में अदालत में जाकर के अपने वो पार्टीशन सूट डालें और पार्टीशन के तहत जो कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, जो भी इनका हिस्सा होगा इसकी एक वैल्यूएशन के तौर पे पैसा करके और वो अपना पैसा ये ले सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। चलिए एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो जी। हाँ, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी सर, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। हाँ, मेरा नाम मुन्ना अहमद है जी, उड़ीसा। और मैं क्या है कि हमारा एक केस हाई कोर्ट में स्टे है, वो सिविल है, और उसमें स्टे ऑर्डर दिया है एजुकेशन और अगेंस्ट एजुकेशन ऑर्डर के ऊपर वो हमको स्टे दिया है। जिनके नाम में केस था वो तो अब खराब हो चुके हैं, उसका सब्स्टिट्यूशन भी फाइल करेंगे। उसके सब्स्टिट्यूशन फाइल के साथ अमेंडमेंट फाइल कर सकते हैं क्या, वो नीचे कोर्ट का जो डिमेरिट है उसको निकालने के लिए? ये था मेरा भाई। वो लोअर कोर्ट अवॉइड करके चले गया है सब चीज को, अभी हाई कोर्ट में स्टे। जी वकील साहब, आप कुछ इनसे मजीद जानना चाहेंगे? हाँ। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ इनका सवाल क्या है, ये चाहते क्या है? हाई कोर्ट से स्टे ऑलरेडी मिला हुआ है जी, तो उस स्टे को वेकेट कराना चाहते हैं या उस स्टे के साथ अगर जाना चाहते हैं तो उसमें एक एप्लीकेशन लगा दें, फिर कोर्ट उस पर कोई ना कोई अपना ऑर्डर फैसला सुनाएगी उस एप्लीकेशन पे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताइए और सवाल कर सकती हैं। मेरा नाम रौनक-उन्निसा है जी। मेरा एक सवाल है जी। मेरे मायके में मुझे एक घर दिया था जी। ये साइट दिया था, उसमें मैं घर बांध ली जी। तो अब मेरा घर के ऊपर मेरे दामाद का कब्जा हो रहा, तो उसको क्या करूं मैं? जी, किसने कब्जा किया है उस पर? दामाद जी, आपके दामाद ने उस पर कब्जा किया है। तो कहाँ से आपने हमें कॉल किया है? बेंगलुरु से। बेंगलुरु से आपने हमें कॉल किया, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब। हाँ, देखिए, जब इनका हिस्सा ऑलरेडी है मैके से मिला हुआ तो दामाद का तो कोई राइट बनता नहीं है। लीगल तरीके से दामाद को एक इविक्शन नोटिस दे दें खाली कराने के लिए। और वो लीगल दूसरी चीज है कि अगर दामाद को इन्होंने एग्रीमेंट करके दिया था या दामाद पहले से रह रहे थे या शादी के बाद आए होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये बहुत सारी चीजें जो फैक्ट फाइंडिंग चीजें हैं उसको देखने के बाद ही किसी मशवरे पर आदमी पहुंच सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो। तो नाज़रीन, हमारे नंबर जो हैं वो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप जब हमें कॉल करें तो फिर अपने टीवी की आवाज़ आप बंद रखें। बाद में आप हमारा ये जो प्रोग्राम है ये मुख्तलिफ जो चैनल यूट्यूब चैनल है आप उस पर भी आप देख सकते हैं, साथ ही साथ फेसबुक पर जो न्यूज़ 18 उर्दू का है उस पर भी आप देख सकते हैं। तब आप अपनी आवाज़ और अपना सवाल उसमें बआसानी सुन सकते हैं। वकील साहब, यहाँ पर हम आपसे ये एक और अहम बात जानना चाहेंगे। ट्रैफिक रूल की अगर हम बात करें तो अक्सर व बेशतर हमने देखा है कि फ़िलहाल तो खैर लॉकडाउन की सख्तियां चल रही हैं, लॉकडाउन की वजह से इतना ट्रैफिक का जो है वो भी दिखाई नहीं देता सड़कों पर। लेकिन अगर किसी शख्स का चालान हो गया है, मान लीजिए उन्होंने हेलमेट नहीं पहना या फिर किसी वजह से भी उनका चालान हो गया दिन में, उसी दिन एक और बार उनका चालान होता है सेम डे, तो फिर ऐसी सूरत में क्या चीज किस तरह से उनके लिए क्या कुछ रूल है? देखिए, चालान की जो सूरत हाल है वो मोटर व्हीकल एक्ट बना हुआ है। मोटर व्हीकल से गवर्न होती हर चीजें। वो देखने वाली बात है कि किस सेक्शन में उन्होंने रेड लाइट जंप किया है, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना है, या उन्होंने ऐसे हॉर्न लगा रखे हैं जिससे बहुत ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है। तो किस नेचर का ऑफेंस है, या इन्होंने बहुत हाई स्पीड गाड़ी रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे थे। तो कई
चीजें हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट, इट इज नॉट सो इजी। लेकिन अगर चालान एक दिन में 10 भी हो गए हैं तो जो चालान जिस सेक्शन में उन्होंने ट्रैफिक पुलिस ने किया है उसके तहत हर सेक्शन के ऊपर ऑफेंस का सेक्शन और उसका पेनल्टी अमाउंट डिफाइंड है। वो दिल्ली में या अभी पूरे हिंदुस्तान में वो अमाउंट रिवाइज हुए हैं, जहां पहले 500 रुपए लगते थे वहां 5,000 रुपए कर दिए हैं। उसमें भी डिपेंड करता है कि वो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं या किस तरीके की गाड़ियां हैं, जैसे बहुत सारे टैक्सी चल रहे हैं रेंटेड वो है, या उबर और ओला जैसे कैब हैं, तो किस तरीके की गाड़ी है, किस पर्पस के लिए यूज हो रही है, उसके तहत चालान भी और उसका अमाउंट भी पैनल भी डिसाइड होता है। लेकिन अगर वो चीज चालान 10 चालान भी हुए हैं तो चालान की पेनल्टी तो आपको देनी पड़ेगी, चाहे 10 हो चाहे 20 हो, क्योंकि वो ऑफेंस डिफरेंट पीरियड में अलग अलग वक्त पे हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि एक गाड़ी का अगर चालान किसी रेड लाइट पर चार मीनार के पास हुआ हो तो उसका चालान हुसैन सागर पे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ये चूंकि उनका ऑफेंस किसी भी एक गाड़ी का चालान कभी कभी 10 चालान भी हो कट सकते हैं। अगर एक बंदा पी करके ड्रिंक करके रैश ड्राइविंग कर रहा है और कई लोगों को वो नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके तहत तो काफी और सारे ऑफेंस सेक्शन बनते हैं जी। तो ये सारी चीजें देखने की बात होती है जी, आपने बहुत वाज़ेह अंदाज में ये बात जो है हमारे नाज़रीन को समझाई है। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो जी, गुड आफ्टरनून जी, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। जी जी जी, मैं मिसेस खान बोल रही हूँ। मेरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मेरा रिटायरमेंट हुआ है 2017 में जी, और ये लोग ये कह रहे हैं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ यहाँ से, तो ये लोग कह रहे हैं कि आपने फंड पर साइन किए थे और कोई भी मेरे पास लेटर ऐसा नहीं है कि मैंने फंड पर जीपीएफ और पीपीएफ तो होता है। उन्होंने कहा था कि आपने पीपीएफ पर साइन करे हैं इसलिए आपको पेंशन नहीं मिलेगी। मेरे तमाम जो साथी हैं जो टीचिंग स्टाफ में मेरे साथ है सबको पेंशन दी जा रही है, एक्सेप्ट कुछ और लोगों को नहीं था, 16 का नहीं था, उनको भी कुछ इस तरह से कोई ना कोई कॉज था, लेकिन 16 लोगों को भी उन्होंने पेंशन देना शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं दिया है। तो इसके लिए मुझे मालूम करना था। 2 क्वेश्चन, एक और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं ये चाह रही हूँ कि जाहिर सी बात है कि मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी अपने फ्यूचर में उसके लिए, पेंशन के लिए। जी जी। जो अपना मिला था पैसा वो अपना मैरिज, बच्ची की मैरिज वगैरह में भी लग गया है। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना है। और दूसरी बात ये है कि बच्ची की मैरिज की थी मैंने, तो वो लोगों ने बहुत जल्दी करी शादी की, अचानक रिश्ता आया और बहुत ज्यादा उन्होंने जल्दी करी कि आप जल्दी करिए, इसी महीने करना है और ये करना है और आप हमको इतना 6 लाख रुपए हमें उसका दीजिएगा, हमें चाहिए। और 4 लाख हमने उसका दिया है जहेज के लिए, जो उसको फर्नीचर वगैरह के लिए। तो 10 लाख ये हो गया और तकरीबन 25 तोले के करीब हमने सोना दिया। तो और पूरा इसके अलावा और सभी कुछ हमने उसको दिया है बच्ची को। लेकिन ये है कि शादी के फिर वो ये यहाँ से दूसरा स्टेट है, तो वहाँ पर ये समझिए कि बच्ची को उन्होंने कहा शादी हमारी ही स्टेट से कीजिएगा, यहाँ से न करके उधर से करिएगा, आंध्र से। तो हमने तमिलनाडु से नहीं करा, हालांकि यहीं पर हमें करना था, सब लोग हमारे इधर ही हैं हम लोग, लेकिन वहाँ पर हमने जाकर ये भी उनकी बात मानी, हर बात हम उनकी मानते रहे। तो वो उन्होंने वहाँ पर भी हमारा कम से कम 2 लाख एक्स्ट्रा खर्च हुआ है और उसके लिए। तो अब ये समझिए कि हम क्या करें वहाँ पर, जब वो ये सब हो चुका, जब वो शादी के लिए वहीं रुक गई, ये समझिए वो शादी के बाद यहाँ भी नहीं आई। वो हमने जो घर वहाँ पर लेकर शादी करी थी 20,000 रुपीज पर डे के हिसाब से, तो सोचिए हम 1 हफ्ते वहाँ रहे। तो अब ये समझिए वहां से वो अभी 1 महीने के बाद जब आई है, तो आपको यकीन नहीं आएगा वो इतनी कमजोर हो गई है, इस कदर रोई है बेतहाशा कि ना तो वो शौहर हस्बैंड उससे बात कर रहे हैं बिल्कुल, और वो ये कह रहा है जो मेरी माँ कहेगी वो करेंगे। माँ जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहाँ से कॉल किया है मैम, थोड़ी सी इसकी वजाहत करेंगी, कहाँ से कॉल? तमिलनाडु से कॉल किया है मैंने, वहीं से बात कर रही हूँ आपसे। तो वो लोग बिल्कुल भी वो फिर उसको वो बच्ची यहाँ जी बिल्कुल, आपकी बात जो है वो पहुँच गई है वकील साहब तक। चलिए उन्हीं से हम जानेंगे। वकील साहब, पहला जो इनका सवाल, 1 सेकंड, वो दोबारा उसको लेके यहाँ पर वो आई तो वो दोबारा उसको लेके गए। अब हम नहीं करेंगे, दूसरी बार भी वो बिल्कुल लड़का बात नहीं करता, क्या करें हम, बताइए अब।
जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। काफ़ी तफसील से आपने वकील साहब से पूछा है, आपका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। वकील साहब, पहले तो इनका रिटायरमेंट वाला जो मामला है उसके ताल्लुक से हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। रिटायरमेंट अब किस डिपार्टमेंट से हुआ? अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है तो इनका तो हक बनता है, रिटायरमेंट की चीजें तो फिक्स हो जाती हैं पहले रिटायरमेंट के बाद। सेंट्रल गवर्नमेंट बता रही है ये सर, सेंट्रल गवर्नमेंट में थी ये, इन्होंने बताया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो ऑलरेडी पेंशन का प्रोविजन है। अगर इनका अपॉइंटमेंट पुराना है तो इनका जो पेंशन फिक्स होती है, उनका पीपीओ बुक होगा, उस पर पेंशन मिलती होगी। अगर कोई कंप्लेन होगी तो हो सकता है इसकी वजह से पेंशन नहीं मिल रही होगी, या कुछ डिपार्टमेंट में जो कुछ प्रोसीजर लेकुना होंगे उसकी वजह से दिक्कत हो रही होगी। अब वो देखने वाली बात है कि क्या मुश्किलात हैं या किसकी वजह से नहीं है। अपने डिपार्टमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन ये दें कि पेंशन हमारी रिलीज की जाए, और नहीं करते हैं तो रीजन पूछे कम से कम कि आखिर रीजन क्यों पेंशन बंद कर रखा है। जी, वो कुछ पीपीएफ की बात कर रही थी, कुछ फंड पे उनके सिग्नेचर हो गए हैं जो शायद प्रोसीजर के हिसाब से अभी पेंशन के लिए बनता नहीं है। हो सकता है कुछ प्रोसीजर लेकुना इनके तरफ से कोई नेग्लिजेंस हो तो डिडक्शन हो रहा होगा, या कुछ पेनल्टी के तौर पर इनसे वसूल किया जा रहा हो। वो देखना पड़ेगा कि उसमें क्या वजूहात हैं, वो सारी चीजें देखने वाली बात है। दूसरी बात जो इन्होंने अपनी बेटी से मुतालिक कहा है जी, तो शादी में इन्होंने जो अखराजात किए और बेटी वहां रही और 1 महीने के बाद वापस आ गई, हस्बैंड बात नहीं कर रहे हैं, तो देखिए उससे ये फैमिली इशू है। और फैमिली इशू को बैठ करके मेडिएशन के थ्रू या किसी दोनों तरफ से किसी मेडिएटर को बैठाल के, बड़े बुजुर्गों को बैठाल के मसले का हल कोशिश करें, और नहीं तो फिर बहुत से कानूनी रास्ते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस वकील साहब, इन्होंने ये भी जानना चाहा है कि क्या ये इंतजार करें कि लड़के वालों की तरफ से कुछ कदम उठाया जाए, या फिर चूंकि इनकी बेटी जो है जाहिर सी बात है बेहद परेशान हो चुकी हैं, तो क्या ये खुला के लिए आगे बढ़ सकती हैं? देखिए, खुला हो या तलाक हो, इतना ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेप होता है जब बिल्कुल ये उम्मीद खत्म हो जाती है कि इस मसले का हल नहीं हो सकता। इतना जल्दी खुला या तलाक की बात ना करें, पहले फैमिली वालों से राब्ता कायम करें, बड़े बुजुर्गों को इसमें इन्वॉल्व करें कि मसला क्या है। बेटी उतने दिन रही, इन्होंने इतने सारे पैसे, जो भी उनके ख्वाहिशात थे, उन ख्वाहिशात को पूरा किया, तो वो वजह क्या है ये जानने वाली बात है। जब तक किसी बीमारी का डायग्नोसिस नहीं होगा तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। पहले कोशिश करें कि आखिर गलती किसकी तरफ से है, लड़की खुद से आ गई या वहां ज्यादा ज्यादती हो रही थी, उसके बाद कोई कार्रवाई करें। उनके बाद तो कानूनी बहुत से रास्ते हैं। और वकील साहब, यहाँ पे कानूनी पहल करने से पहले बैठ करके बड़े बुजुर्ग साथ बैठ करके मसले का हल करें तो ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और वकील साहब, एक तो ये जैसे कह रहे हैं कि जल्दी शादी हुई, बहुत जल्दी में इनकी बेटी के लिए शादी की बात करी। दूसरी बात कि जितना वो मांगते गए ये देती गई, उनकी हर शर्त जो है ये मानती गई। कहीं ना कहीं पेशरफ्त या गलती जो है कहीं ना कहीं वो कोताही तो इनकी तरफ से हुई ना, ये देती गई वो मांगती गई। बिल्कुल, फिर तो ये मामला डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत भी कवर होता है, उसमें देने वाला और लेने वाला दोनों गुनहगार है। बिल्कुल, तो बहुत सारे मसले हैं। जी, और ये बात हमने यहाँ पर इसलिए पूछी है क्योंकि आज भी हम इस तरह के मसलों को देख रहे हैं कि हमारे समाज में हैं। तो जब पहला कदम उठता है, जब पहला स्टेप होता है, क्यों नहीं वहीं पर रोक लिया जाता है? क्यों नहीं वहीं पे सख्त कोई ऐसी ये अपनी तरफ से कार्रवाई करती हैं या अपनी तरफ से सख्त कोई डिसीजन लें ताकि फिर आगे इस तरह की दिक्कतें ना आए? क्या कुछ इस पर आपका नजरिया? बिल्कुल, वो तो देखना पड़ेगा कि देखिए आजकल टॉलरेंस जो मादा है, लोगों को बर्दाश्त करने का मादा बिल्कुल खत्म हो गया है। लोगों में आजकल नई जनरेशन में खासकर जो है कि एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम है कि लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़के भी हायर एजुकेशन में आ रहे हैं, दोनों प्रोफेशनल होते हैं, तो बड़े घरों में या मिडिल क्लास फैमिली में कन्फ्रंटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कि जो एक कंपैरिजन होता है कि हमने भी इतनी पढ़ाई की, हमने भी किया, तो हमारा वक्त सिर्फ किचन में नहीं गुजरना चाहिए, मैं सिर्फ खाना बनाने के लिए तो नहीं बनी हूँ। तो ये एक जहन में जो
चीजें जी, हैं तो आजकल बहुत सारी पढ़ ऐसी लिख करके चीजें हैं हमें। जो कि आपको पहले से ही अगर मिल बैठ के तय कर ली जाए तो शायद आगे जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होगी, और इसमें जो सरपरस्त हैं, बड़े हैं, उनको भी बराबर का साथ देना जी हाँ, चाहिए, क्योंकि उनके पास और जिंदगी का दोनों को तजुर्बा होता है। समझाने की जरूरत है। जी देखिए, जी। लाइफ तो जी और शादी वकील तो साहब, आपसे हमारी कॉम्प्रोमाइज है। बातचीत जो है वो जारी रहेगी। फिलहाल हम यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द लौटेंगे। बात भी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ आज इस खुसूसी प्रोग्राम में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, मशहूर एडवोकेट अतहर आलम साहब। अतहर आलम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे एक बार फिर से अपने प्रोग्राम वकील साहब में। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो हेलो। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर जो है वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो जी हेलो। हेलो जी, आप अपना नाम बताइए, आपने कहाँ से कॉल किया और सवाल करिए। जी हेलो, हम लखनऊ से बोल रहे हैं। जी जी, सवाल करिए प्लीज़। जी जी। अपना सवाल करिए। अच्छा, सही आवाज नहीं आ रही। जी हेलो। जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है। तो नाज़रीन, लगता है कि उनकी कॉल जो है वो कट गई है, और लगातार आप जो हैं हमें कॉल कर सकते हैं। जब आप हमें कॉल करें तब आप अपने टीवी की जो आवाज़ है वो बंद कर दीजिए। आप बाद में हमारा ये प्रोग्राम जो है वो देख सकते हैं। यूट्यूब हमारा है न्यूज़ 18 उर्दू का, उस पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा जो फेसबुक का पेज है न्यूज़ 18 उर्दू का, उस पर भी आप जाके हमारा ये प्रोग्राम जो है ये देख सकते हैं। चलिए एक बार फिर से हम वकील साहब का रुख करेंगे, और वकील साहब से हम बहुत ही बेसिक सी बात जानना चाहेंगे। वकील साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का जिक्र लगातार आता है, बारहा आता है, आखिर प्रॉपर्टी कहते किसे हैं और ये कितने किस्म की होती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। प्रॉपर्टी तो देखिए, इंसान के पूरे जिंदगी का जो सरमाया होता है उसका एक घर होता है, और जिस घर में चाहे उसकी हर आदमी अपनी हैसियत के हिसाब से उस प्रॉपर्टी को लेता है, बनाता है। उसमें अब बहुत सारी होती है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज आती हैं जो बाप और दादा के जरिए आपने हासिल हुई है। एक प्रॉपर्टी वो होती है जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, जो आपने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से उस प्रॉपर्टी को खरीदा अपने नाम से और फिर बनाया, चाहे वो इंडिपेंडेंट मकान हो या बने बनाए फ्लैट हो। तो प्रॉपर्टी का ताल्लुक तो वो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इंसान की जिंदगी में अगर दो चीज हो, जैसे कपड़ा, मकान, और की बात हम करते हैं, छत अगर किसी के हो तो बहुत बड़ी बात है आज के वक्त में। जी बिल्कुल। और प्रॉपर्टी की जब हम बात कर ही रहे हैं तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी अगर हमें लेना है, मान लीजिए एक कमरे का मकान ही अगर हमें लेना है, तो हमें किन खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? कौन से अहम पेपर्स जिनका हमें खास ख्याल रखना है? देखिए, अगर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, ऐसे इलाके में है जहां प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, पक्की सेल डीड होती है, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड है, तो उसकी मालूमात करनी चाहिए कि नेचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, किस नौवियत की वो प्रॉपर्टी है, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, ऑथोराइज कॉलोनी में है या अनऑथोराइज कॉलोनी में है, जो मकानात बने हैं वो क्या उसमें लीगल तरीके से कॉरपोरेशन की परमिशन के साथ बनी है या प्राइवेट बिल्डर ने बिना नक्शा पास कराए बना दिया। तो थोड़ा सा होशियार इस बात पर रहना चाहिए कि आजकल सबसे ज्यादा लोग धोखा खा जाते हैं, प्रॉपर्टी को लेने से पहले वेरिफिकेशन नहीं करते और बाद में पता चलता है कि इस पर लिटिगेशन चल रहे हैं, हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो कोई भी प्रॉपर्टी आप छोटी सी छोटी लीजिए तो उसकी तहकीकात जो बुनियादी तौर पे होती है वो कागज के बुनियाद पर ही हो सकती है। रजिस्ट्रार है और रेवेन्यू ऑफिसेज हैं, सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, उस प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, किस प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी के मालिक कौन है। क्योंकि कई कॉलोनी में दिल्ली में जो 70% पॉपुलेशन अनऑथराइज कॉलोनी में रह रही है, ये बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ अनऑथराइज तरीके से लोग रह रहे हैं, वहाँ कोई रिकॉर्ड या कोई ऐसा टाइटल नहीं लोगों के फेवर में, तो वो सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना
करना पड़ता है जब मामला लीगल जी, तो जानकारी लेना बेहद ज़रूरी है और अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही आपने कहा। हाँ। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल कर सकते हैं। वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकील साहब, मेरा एक सवाल है। हमारे साथ एक टीचर है, कोलिक है, वो लोग 3 भाई 1 बहन है, वालिदैन गुजर गए हैं। तो भाई साहब हमारे कोलिक की जो भाई है वो पूरी प्रॉपर्टी हड़प ले रहे हैं, उनके ही नाम पे जमीनें हैं पूरे। तो ये तीनों बहनें क्या करें वकील साहब? जी वकील साहब, भाई देखिए, शरीयत के हिसाब से तो बहन और भाई सबका हक बनता है। कोई एक आदमी किसी की प्रॉपर्टी हड़प नहीं सकता। अगर गलत तरीके से किया है तो कानूनी तरीका दोनों है। आप क्रिमिनल केस भी उनके खिलाफ फाइल कर सकते हैं और जो फौजदारी और दीवानी दोनों हक हैं आपके। बैठ के सबसे पहले तो कोशिश ये कीजिए कि मेडिएशन के थ्रू बैठ के या बड़े बुजुर्गों को इन्वॉल्व करके इस मसले को हल कीजिए। नहीं तो फिर कानूनी रास्ते हैं। कानूनी रास्ते में वक्त थोड़ा ज्यादा लगता है, परेशानी ज्यादा उठानी पड़ेगी आपको, लेकिन बैठ करके अगर बातचीत से मसले का हल हो जाए तो एक फैमिली सेटलमेंट या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनवा लीजिए और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से बिना लिटिगेशन के ये मसले का हल हो सकता है। अगर बैठ के आप लोग बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट में जाने की जरूरत होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने इस सवाल का तफसीली जवाब दिया। वकील साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अक्सर बेशतर जिक्र आता है वसीयत का, तो वसीयत और विल इसमें क्या कोई फ़र्क है? अगर है तो फिर वो क्या? देखिए, ये तो कुरान में भी बहुत तफसील से भी है और क्या है कि हमेशा जो भी है कि अपने ज़िंदगी से पहले या अपने बच्चों के मरने से पहले कम से कम वसीयत ज़रूर करके जाइए ताकि आने वाले दिनों में आपस में बच्चों में ना इत्तफाक़ी ना पैदा हो। तो वो एक तो कानूनी तरीक़ा भी है और उसके लिए कोई बहुत डिफाइंड प्रोसीजर नहीं है। बहुत से लोग रजिस्टर्ड विल कराते हैं रजिस्ट्रार के यहाँ कि कल को कोई उस विल को चैलेंज ना कर सके। मगर अगर आपने एक सादे कागज पे भी लिख लिया या बता दिया कि इस बच्चे का ये हक है, मकानात हैं या मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उस पर किसका क्या हक है आप उसको अपने कागज पर रख लीजिए और याद दहानी के लिए भी ये बता दीजिए बच्चों को कि बच्चों मैंने एक विल कर दिया है, वसीयत कर दी है, मेरे मरने के बाद ये इफेक्टिव होगी। जब तक जिंदा हूं मैं सारी चीजें मेरी है, लेकिन मरने के बाद ये सारी चीजें बच्चों के भी नॉलेज में होना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने विल कर दी है, ताकि कल को बहुत से घरों में ये होता है कि माँ बाप ने विल कर दी, किसी एक बेटे ने उस विल को गायब कर दी, डुप्लीकेट विल बना दी, तो बहुत मसले हैं। वो लिटिगेशन में अननेसेसरी ना इत्तफाकी बढ़ती जाती है, कन्फ्रंटेशन ज्यादा बढ़ते हैं। तो इससे बेहतर है कि विल की एक अहमियत है और विल जिसने किया है उसके विल को सबको बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। जी बिल्कुल। और वकील साहब, यहाँ हम प्रॉपर्टी के ताल्लुक से बात कर रहे थे और उसके ताल्लुक से हम आपसे आगे भी बात करेंगे। फिलहाल हम एक कॉलर से बात करना चाहेंगे। हेलो हेलो हेलो, मैं अनंतनाग खुशीपुर से ऊपर आजाद। जी जी, अपना सवाल करिए सर। आप मुझे ये बताइए वकील साहब, जो मुझे 3 साल है तो बीवी मर गई, क्या मैं वहां से अपना हिस्सा लाऊंगा या नहीं? जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। क्या सवालात हैं इनके, जरा साफ। इनके 3 साले हैं और इनकी जो अहलिया हैं उनकी मौत हो चुकी है। अब क्या इनका हक बनता है वहाँ की जो जायदाद है उस पर, ससुराल की जायदाद? भाई जो उनके वालिद साहब ने अगर बेटी को हक दिया होगा तो इनका हक बनता है। जो भी इनके वाइफ के हिस्से में जो चीजें होंगी उस पर ये क्लेम कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया इतना तफसील से जवाब देने के लिए। बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो। तो नाज़रीन, हम लगातार बात कर रहे हैं, आप हमें सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। चलिए वकील साहब से हम, क्योंकि वकील साहब हम प्रॉपर्टी के ताल्लुक से बात कर रहे थे, हमने बात की कि ख़रीदते वक्त किन ख़ास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कुछ जायदाद, ज़मीन कुछ बेचना है
उस वक्त भी उन्हें किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए मोटे तौर पर? बेचने के वक्त में थोड़ा ख्याल इस बात का रखना चाहिए कि आजकल जिस तरीके से ज़्यादातर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं कि आप अगर किसी को बेच रहे हैं तो उनकी कम से कम इंफॉर्मेशन ज़रूर हासिल कीजिए कि जिस बंदे को आपने बेचा है या बेचने की तैयारी में है उनका क्या एंटीसीडेंट है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, या पुलिस वेरिफिकेशन भी कई लोग कराते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि जिसको बेच रहे हैं भाई कोई प्रॉपर्टी हम बेच रहे हैं, कल को मालूम हुआ कि प्रॉपर्टी में अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही हैं, कुछ इस तरीके से मिसयूज हो रहा है उस जगह का। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि धीरे धीरे रिकॉर्ड पे आती हैं, लेकिन शुरू में तो सारी चीजें पुराने जो ऑनर होते हैं उनके नाम से होती हैं। जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराने के 6 महीने 1 साल के बाद ही सारी चीजें रिकॉर्ड में सही हो पाती हैं। जी बिल्कुल, तो इन खास बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है और इसी पर लगातार हम बातचीत भी जारी रखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो जी, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। मैं शकील बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ हैं, उनके फादर मतलब एक्सपायर हो चुके हैं जी, और उनकी मदर अलाइव है, जिंदा है, और एक साला है और एक साला था उसकी वाइफ, और साले की भी डेथ हो चुकी है, उनका लड़का है। तो मेरे फादर की प्रॉपर्टी है, कमर्शियल टाइप प्रॉपर्टी है, तो उसमें मतलब मेरी वाइफ का कितना मतलब हिस्सा होगा। अब उन्होंने जैसे मेरी वाइफ से साइन करा लिया कि भाई, मेरी वाइफ से कि भाई मुझे प्रॉपर्टी में नो ऑब्जेक्शन, वो अपनी मदर के नाम भी ट्रांसफर करा ली भाई ने, और भतीजे और अपने नाम पे ट्रांसफर करा ली। तो मेरी वाइफ को प्रॉपर्टी में उसको कितना मतलब पार्ट है उसका एज ए मुस्लिम लॉ और एज ए जो लॉ है हमारा इंडियन लॉ के हिसाब से कितना उसकी पार्टनरशिप है। बट उसमें अभी उन्होंने बोल के कि भाई मुझे लोन लेना है, मुझे इसका कुछ कंस्ट्रक्शन करानी है। साइन तो किसने करवाया है सर, ये थोड़ा सा वजाहत करेंगे? साइन भाई ने। अच्छा, उनके भाई ने ये भाई ने साइन कराया, मतलब कि भाई हमें ना इसे कंस्ट्रक्शन करानी है और लोन लेना है ड्यू टू सम इश्यूज, तो हमें इसको हमें कंस्ट्रक्शन कराएंगे, फिर हम उसका आई विल गिव यू यार जो भी हिस्सा है वो देंगे। बट मैं जानना चाहता हूँ कि वो जैसे उन्होंने साइन कर रही है और बिना इनके मतलब बताया बस ऐसे वर्बली कि भाई हमें, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे मुस्लिम लॉ होता है या जो हमारा इंडियन लॉ है कि उसमें इनको कितनी परसेंटेज की वो है। साइन वो कर चुकी हैं, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, साइन कर चुकी हैं वो पेपर पर? जी हाँ, नो ऑब्जेक्शन जैसे साइन पे ना साइन कर दिए उन्होंने। जी वकील साहब, इनका सवाल क्या है? इनका सवाल ये है वकील साहब के साइन इनकी जो अहलिया हैं वो कर चुकी हैं, नो ऑब्जेक्शन के जैसे पेपर होते हैं उस तरह से उनके भाइयों ने करवा लिया है। अब ये जायदाद अगर हासिल करना चाहें इनकी अहलिया, तो उसके लिए क्या ये प्रोसीजर इसमें होगा? देखिए, उस प्रॉपर्टी में जिन्होंने साइन करवाया है उसके अगेंस्ट में कोई लोन लेना होगा, तभी इन्होंने, चूंकि उसमें नो ऑब्जेक्शन सबकी जरूरत होती है, जो भी लीगल हियर्स होते हैं जिनका राइट होता है उस प्रॉपर्टी में, तो उसका नो ऑब्जेक्शन वो मांगते हैं। लेकिन उसका बहन का तो जो भी हिस्सा होगा वो तो इस्लामिक तरीके से जो भी चीजें हैं वो मिलेगी बहन को। बहन का हिस्सा वो भाई ले नहीं सकते, चाहे सपोज कीजिए कल को उनको कैश ही देना पड़े, लेकिन जो भी उनका शेयर बनता है वो हक बनता है, इनका हक मिलेगा। जी वकील साहब, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और लगातार हमारी जो ये बातचीत है, हमारे जो ख़ास प्रोग्राम है, इसमें आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल करते हैं। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अपने अगले कॉलर से, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट अतहर आलम साहब भी। तो बात करेंगे कॉलर से। हेलो जी सर, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। हम कश्मीर से बोल रहे हैं जी। अगर किसी बात के पास 2-3 बेटे हैं ना, बेटा जी, हाँ, इसमें एक तो मर गया जी, उसका भी शायद है, जो प्रॉपर्टी है ना वो बाप तो जिंदा है। आप पहले टीवी की आवाज बंद करिए और फिर आप अपना सवाल करिए।
उसका बाप तो जिंदा है, एक बेटा मर गया जी। हाँ, उसका शादी भी हुआ, 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक लड़का जी। वो बाप बोलता है मैं उनको वसीयत दूंगा, फिलहाल अगर मैं आज कागज दूंगा उनको, उनका बहुत पैसा लगता है, इतना पैसा नहीं है इसके पास। हाँ, वो बोलता है मैं उसको वसीयतनामे पर दूंगा, देखिए। अगर मैं उसको कागज बनाऊंगा उसमें बहुत पैसा लगे, इतना पैसा नहीं है इसके पास। बाद में वसीयतनाम चलेगा, अगर वो बाप मर जाएगा तो वो बाद में वो वसीयतनाम चलेगा कोर्ट में। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। वकील साहब की आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, बराए मेहरबानी वकील साहब की आवाज़। हम यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द लौटते हैं। बहुत हो गया केवल केमिकल से बने शैम्पू से बालों पर अत्याचार। प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे। नाज़रीन, वक्फे पे जाने से पहले हमारे एक नाज़रीन ने सवाल किया था कि उनके 3 बेटे हैं और एक बेटा जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी मौत हो गई है, और उनके साथ उनकी जो बहू है, बहू के भी 2 बेटे हैं। अब ये साहब ये चाहते हैं कि क्या ये अपनी जायदाद अपनी बहू के नाम भी कर सकते हैं, उसके बेटों के नाम भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोई कानूनी प्रोसीजर नहीं जानते हैं, कानूनी तौर पर किस तरह से ये अपना उनके नाम कर सकते हैं। इस ताल्लुक से ये जानना चाह रहे थे कश्मीर से वकील साहब। ये विल कर सकती हैं, जो इन्होंने कहा कि वो कागज पे अगर वो सेल डीड करें तो जाहिर से बात उस पर स्टैम्प ड्यूटी रखती है, तो जनरली लोग कोशिश ये करते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी ना कर, तो ये गिफ्ट भी कर सकते हैं और विल भी कर सकते हैं अपने बहू के नाम से, या जैसे भी उनको उनकी सिक्योरिटी के लिए, जी जी, आगे कोई परेशानी ना हो। जी बहुत शुक्रिया। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो 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 जी सर, अपना सवाल करिए और अपना नाम भी बताइए प्लीज। मेरा नाम शाहनवाज है जी। ये मालूम करना था मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से, अगर प्रॉपर्टी की ये मालूम करना हो तो ये हम उसके नाम है या नहीं है, क्योंकि वो जब बच्चा था जब उसके बाप का इंतकाल हो गया तो उनकी प्रॉपर्टी वगैरह काफी थी। अब उसे ये कैसे पता लगे कि कहाँ प्रॉपर्टी उसकी है, किस नाम से, मकान किराए वगैरह पे थे, पट्टे पे थे। जी बिल्कुल वकील साहब, आप इनसे कुछ जानना चाहेंगे? मेरा सवाल प्रॉपर्टी उसकी है, किस नाम से, मकान किराए वगैरह पे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल वकील साहब, एक बच्चा है, उसको कैसे ये पता चलेगा कि उसके नाम कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जायदाद है? मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से ये जवाब जानना चाहते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी से मुतालिक तो ये चीजें हैं कि आजकल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 1-2 सालों में डिफरेंट स्टेट्स की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जिसके नाम से जो प्रॉपर्टीज है उसकी एक आईडी जनरेट हो रही है। अगर हमने सपोज कीजिए कोई फ्लैट लिया अपने नाम से, तो हमारे नाम से बिल्कुल आईडी जनरेट होगी, और उस प्रॉपर्टी पर जब आप, हर चीज ऑनलाइन है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसमें आप कोई कंसील कर भी नहीं सकते, ना छुपा सकते हैं। अगर इनकम टैक्स रिटर्न दे रहे हैं तो उसमें भी वो सारी चीजें डिटेल्स आ जाती है। तो सवाल ये है कि अब प्रॉपर्टी अगर आपके नाम से है, किसी एक आदमी के नाम से है, उस प्रॉपर्टी का आईडी क्रिएट है या प्रॉपर्टी टैक्स वो जमा करते हैं, तो वो कॉरपोरेशन से या कंसर्न डिपार्टमेंट जो है जिसके अंडर में वो आते हैं, वहां से उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन मिल सकती है किसके नाम से है। दूसरी चीज म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन की रसीदें कटती हैं, सालाना म्यूटेशन के पेमेंट लिए जाते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट लेती है या कॉरपोरेशन लेती है। तो इससे वो प्रॉपर्टी किसके नाम से है या उसकी तफसील जो है ली जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तफसील से जवाब देने के लिए। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप अपना नाम बताइए और सवाल कर सकते हैं। मैं सवाल बताऊं? जी जी। वक्फ हलाल औलाद एंड फैमिली ट्रस्ट जो है, इंग्लिश में फैमिली ट्रस्ट, इज सेम। आप अपना सवाल फिर से दोहराएंगे बराए मेहरबानी? वक्फ हलाल औलाद एंड फैमिली ट्रस्ट इज सेम।
no outsider can interfere in it. Is it true? बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन हम क्लियर कर दीजिए। जी वकील साहब, चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे एक और अपने कॉलर से। हेलो 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 जी, अपना सवाल करिए। हेलो हेलो सर हेलो, मेरा क्वेश्चन है। जी जी, आई एम फ्रॉम कश्मीर। हेलो, आप टीवी की आवाज बंद करेंगे तो आपकी आवाज हम तक क्लियर आएगी, बराए मेहरबानी। सही कर बंद टीवी कर बंद। अब टीवी कर सवाल करिए। सर एक मिनट सर, एक्सक्यूज सर। सर मेरा सवाल ये है, आई एम फ्रॉम कश्मीर। जी हेलो जी जी, सवाल करिए। और मेरा सवाल ये है कि हमें मुश्तरका जमीन था, लैंड था मुश्तरका, लेकिन एक भाई के नाम पर था और उसने क्या किया है सर, उसने ये जमीन उसने ये जमीन फ्रॉड करके किसी ने फ्रॉड किया है, ये पटवारी ने, और सर उसने वो एक ने उस पर कब्जा किया है, लेकिन हमने उम्र भर कमाया और वो अब क्या करेंगे, वो जमीन किसी ने लिया, इसी तरह इलीगल एनक्रोचमेंट। ये पटवारी किस्सा, ये जो उनके पास किताब होती है, यही चोरी का। सर आपसे बहुत जल्दी ये जानना चाहेंगे क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं है, क्या आपने इस सिलसिले में कोई कानूनी कार्रवाई की? जमीन था, लैंड था, वो एक भाई के नाम पर था सर, उसने वो पता नहीं फ्रॉड करके पटवारी से वगैरह थोड़े वो बढ़ गया, उसके बच्चों ने फ्रॉड किया और वो। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन एक और आपसे दरख्वास्त है कि जब आप हमें कॉल करें, बराए मेहरबानी आप अपना सवाल पहले से तैयार कर लें, तब आप हमसे पूछें, मुख्तसर पूछें और बहुत ही आसान पूछें ताकि आपकी बात कम से कम हमारे वकील साहब तक पहुंच जाए। अब देखिए इन्होंने सवाल किया लेकिन इनका सवाल जो है वो समझ में ही नहीं आया, तो इनकी कॉल भी ज़ाय गई, वक्त भी इनका ज़ाय हुआ। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो 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 जी सर, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हाँ जी, आप दीजिए। वक्त हलल औलाद में जो हमारे एंसेस्टर ने करा, परदादा ने, और उसको आप पारिवारिक ट्रस्ट भी कह सकते हैं, तो इनमें फर्क क्या है? अगर कोई फर्क है या एक ही है? और इसके जो उन्होंने शरायतें लिखी हैं उसमें जो है कोई बाहर वाला दखल नहीं दे सकता है या दे सकता है, जो कि परिवार से नहीं है। वकील साहब आप इनसे मजीद जो है वो कुछ क्लियर करना चाहें तो पूछ सकते हैं कुछ इनका। जी वक्फ से मुताल्लिक क्वेश्चन ये कर रहे हैं, तो वक्फ एक्ट बिल्कुल क्लियर है। वक्फ एक्ट है, वक्फ औलाद की डिफिनीशन उस वक्फ एक्ट में दी गई है और वक्फ के मुताल्लिक कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। जो अगर वक्फ औलाद है और अगर वक्फ बोर्ड में उसका रिकॉर्ड मौजूद है तो वो प्रॉपर्टी आपकी सेफ है। उसका यूज क्या है, किस तरीके से यूज हो रहा है, वो देखने वाली बात है। जी बिल्कुल। और वकील साहब हम आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन यानी आईन जो है, ये नाम हम सभी जानते हैं, बचपन से ही हर हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के लफ्ज से बखूबी वाकिफ है, लेकिन क्या हकीकी मायनों में कॉन्स्टिट्यूशन की उसको नॉलेज है? बेसिक नॉलेज की मैं बात कर रही हूँ। क्या आपको एक बहैसियत वकील नहीं लगता कि हर हिंदुस्तानी शहरी को कम से कम अपने आईन की बुनियादी बातें पता होनी चाहिए? बहुत सारे मसलों का हल उन्हें अपने आप मिल जाएगा। बिल्कुल, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो उसी तरीके से है जिस तरीके से कुरान हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। जी जी, जी। पुरानी इस्लामिक लाइफ जो है, इस्लाम को अगर देखें तो कुरान को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तुम, लेकिन जब इंडियन कानून की बात करते हैं, एक आइन की बात करते हैं किसी मुल्क के, तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन भी सारे सिटीजन को मानना, उसको जानना उतना ही जरूरी है जितना आप ड्यूटीज की बात करते हैं। अब
फंडामेंटल राइट्स की बात तो करते हैं लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज डिफाइंड है, आपके फंडामेंटल राइट्स भी डिफाइंड है, आपको किस तरीके से हुकूमत चलेगी, हुकूमत चलने से तरीके से लेके आपके पूरे राइट का डिफिनीशन, सारी चीजें उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ स्कूलों में या कॉलेजेस में या हायर एजुकेशन में कॉन्स्टिट्यूशन की तालीम दी नहीं जाती, जबकि मेरा अपना मानना है कि गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना चाहिए कि आप जिस तरीके से प्रोफेशनल कोर्सेज या प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में कम से कम एक लॉ का सब्जेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन की एक इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। देखिए, ये जाहिरी तौर पे पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मुताला करें और पढ़ें, जो वो बहुत वास्ट है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, आर्टिकल्स हैं जो इम्पोर्टेंट, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात हम कर सकते हैं, ड्यूटीज की बात कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की बात कर सकते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल की बात कर सकते हैं, 356 की बात कर सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने का जो हुकूक दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्रॉड जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो उसकी तालीम, उसके एजुकेशन स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक में होनी चाहिए। मेरे बिल्कुल बहुत जरूरी है जी, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की मालूम जी। और वकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना का दौर हमने देखा है, पहला भी दौर जो था बहुत मुश्किल था, अभी हाल फिलहाल में भी कोरोना का जो पूरा वक्त हम सब ने देखा, और कानूनी जो कार्रवाई थी उसमें भी हमने देखा कि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं, वर्चुअल होने लगा है। अब आपसे हम ये सवाल करना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे, बल्कि बहुत सारे हमारे नाज़रीन लगातार हमसे पूछते रहे हैं, बहुत सारे उनके पेंडिंग जो कुछ कार्रवाइयाँ थी, या तो वो पहुंच नहीं पाए थे कोर्ट तक, या फिर वो पुलिस स्टेशन तक ही नहीं पहुंच पाए थे। क्या अब कोरोना का दौर जैसे धीरे धीरे कम हो रहा है, क्या अपनी पुरानी चीज़ों को लेकर वो आगे कानून का सहारा ले सकते हैं, कानून की मदद ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते। देखिए, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पहले से ही बहुत से जो केसेस हैं वो पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक बहुत ओवरबर्डन है कोर्ट। और जिस तरीके से जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए था हायर जुडिशरी में या हाई कोर्ट के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे, वो भी नहीं हो पा रहा है। और हमारे यहाँ डिस्पोजल भी बहुत स्लो है, जिसकी वजह से केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग हो गए। और पिछले साल भी पेंडेमिक की वजह से कई दिनों तक कोर्ट बंद रहे, जिसकी वजह से चीजें बिल्कुल पाइल अप होती चली गई, और इस बार भी पाइल्ड अप होती चली जा रही है। अल्टीमेटली वो केसेस जो पेंडिंग है, बहुत से लोगों ने अभी शुरुआत नहीं की है। जी। आप देखिएगा जब चीजें नॉर्मलाइज होंगी तो लिटिगेशन किस तरीके से फ्लडेड होंगे, जिसको संभालना कोर्ट के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल। तो इन हालात में एक तो टेनेंट और ऑनर का जो एक रिलेशन है उस पर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो रहे हैं, कॉमर्शियल लिटिगेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बहुत तरीके से, घरेलू झगड़े जिससे कोविड के दौरान में घर में रहने की वजह से बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन हो रहे हैं। तो मसले बढ़े हैं और मसले बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से। लेकिन उस मसले को बढ़ने का एक तरीका जो कोर्ट ने लिया था कि वर्चुअल हियरिंग होगी, अगर आप नहीं जा सकते तो आपको ये सहूलत दी गई है कि आप ई फाइलिंग कीजिए, कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन फाइलिंग कीजिए, उसकी हियरिंग अर्जेंट नेचर का अगर केसेस हैं तो वो केसेस आपको प्रायोरिटी बेसिस पर सुने जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बहुत हैं, उसके बावजूद भी, इतने डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो केसेस टेकअप नहीं हो पा रहे हैं। 2 महीने 20 अप्रैल से हमारी कोर्ट बंद है, दिल्ली की अदालतें बंद हैं। जी। बहुत ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं रोज, लेकिन बहुत अर्जेंट मैटर जो बेल के मैटर हैं, जो कस्टडी के मैटर हैं, वही टेकअप हो पा रहे हैं। लेकिन पुराने मैटर्स जो पाइलअप हैं, जो पाइपलाइन में है, जिसका डिस्पोजल होना बहुत जरूरी था, वो नहीं हो पा रहे, जिसकी बहुत ज्यादा आज की जरूरत है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। जी बिल्कुल, और इसीलिए हमने ये सवाल आपसे किया ताकि जमीनी हकीकत जो है वो हमारे नाज़रीन तक पहुंच सके। चलिए बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो। नमस्कार। हेलो, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ जी। अपना सवाल करिए सर। जी, मेरा सवाल है, मेरा प्रॉपर्टी है, दुकान है जी, मैं दुकान रेंट पे देना चाहता हूँ जी। तो उन दुकानों में कौन सा कागज बनाऊंगा उनके साथ?
जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। चलिए वकील साहब से जल्द जानेंगे। वकील साहब, दुकान किराए पर देना चाहते हैं, किस तरह के जरूरी लीगल पेपर से तैयार करवाएं? देखिए, रेंट अगर आप लंबे पीरियड के लिए देना चाह रहे हैं, 3 साल या 5 साल या 11 साल, तो एक लीज एग्रीमेंट करा लें। शॉर्ट पीरियड के लिए देना चाह रहे हैं 11 महीने का, तो एक रेंट एग्रीमेंट करा लें, लेकिन एग्रीमेंट जरूर करा लें और उसको अगर आप नोटराइज करा लें या रजिस्टर्ड करा लें तो बेहतर होगा। वो एक रिकॉर्ड के तौर पर भी रहेगा और आपको एक सेफ साइड भी करेगा कि कल को कोई डिफॉल्ट पेमेंट के ताल्लुक से होता है या रेंट के पेमेंट के ताल्लुक होता है तो आपको एक राइट होगा एविक्शन करने का, खाली कराने का। वो प्रॉब्लम बाद में नहीं आएगी। जी बिल्कुल, तो रेंट एग्रीमेंट जरूर करा ले दुकान देने से पहले। जी बिल्कुल। और वकील साहब, वक्त अब हमें मज़ीद इजाज़त नहीं देता है और बहुत बहुत आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अपने इतने मसरूफियत भरे बिजी शेड्यूल के बावजूद आपने हमारे तमाम नाजरीन के सवालों के जवाब दिए। हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर जानी हैं, अपने नाजरीन तक पहुँचाई हैं। बहुत बहुत न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाजरीन, आज की हमारी ख़ास पेशकश वकील साहब में फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।